नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष दी अर्बन नक्सल। दोस्तों, लोगों के मन में कई सारे सवाल आते हैं। सवाल सिर्फ अपने जो हम जिस टाइप की बातें करते हैं मेरे चैनल पर उस टाइप के ही नहीं होते हैं। पैसे कैसे वापस लिया जाए, टोकन कैसे वापस लिया जाए, मेरा रीडेवलपमेंट किस तरह से ठीक से करें, वगैरह वगैरह, ये सब है। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो रियलिटी हैं और ये सारे रियलिटीज़ को फेस करना पड़ता है। ये सारी जो कड़वी सच है दुनिया की, उसको आप फेस करते करते ही आगे निकलते हो। बहुत सारे रूटीन चीज़ें होती हैं, उसमें से निकल नहीं सकते। हर रोज़ एक नया चैलेंज है, हर हफ्ते हर महीने कुछ ना कुछ होता है। एक आध साल में एक आध बार तो बहुत ही बड़ा चैलेंज आ जाता है, जैसे कि जॉब लॉस हो जाएगा, मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी, मेरा बिजनेस फेल हो रहा है, मेरे पास रेंट देने को पैसे नहीं है। ये टाइप के सारे बड़े बड़े क्राइसिस आ जाते हैं लोगों के पास। किसी को एक साल में आता है और अगर उनका नसीब सही है, अच्छा है, तो एक साल में नहीं आएगा, 5 साल के बाद आएगा, 10 साल के बाद आएगा, लेकिन आते ज़रूर हैं। ये टाइप के बहुत बड़े बड़े क्राइसिस आते रहते हैं। तो दोस्तों, जब क्राइसिस आता है, जब लोग परिस्थितियों से घिरे हुए हैं, दे आर सराउंडेड बाय सर्कमस्टांसेस, वो समझ में नहीं आता है कि करे क्या, सोचना क्या, इसमें से निकालना क्या है। तो हमारे जो रिएक्शंस होते हैं वो तो गुस्से वाले रिएक्शन होते हैं, कंफ्यूजन वाले रिएक्शन होते हैं, इमीडिएट वाले होते हैं। यानी जैसे कि एक लड़के का जॉब लॉस हो जाता है, वो उसने नौकरी छोड़ दी या उसे नौकरी से निकाल दिया गया, उसके मन में जो विचार हैं वो इस तरह से हैं, मैं घर जाके क्या बोलूं, मैं घर वालों से क्या कहूं, क्या मैं कहूंगा ये मेरी गलती थी, क्या मैं कहूंगा कि मेरा ऑफिस खराब है, मेरे घर वाले क्या कहेंगे। ये टाइप के विचार आते हैं। इसके कोई जवाब नहीं होते हैं, इसका कोई जवाब देने वाला है ही नहीं। शायद कोई दोस्त, किसी की नसीब अच्छी हो, उसके पास ऐसे दोस्त हों जिनके साथ वो बैठ के डिस्कस कर सकता है, यार आज बहुत बुरा हो गया, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, चल यार मेरे साथ चाय पीने को चल और तू मुझे चाय पिला, क्योंकि मुझे अब पैसे खर्च करने नहीं है, और तू मुझे बता कि क्या करूं, आज घर में क्या बोलूं। ये टाइप के सिचुएशंस। और भी उससे भी छोटे बच्चों के सिचुएशंस आते हैं, 5th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड। बच्चों के एग्जाम के रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स में वो फेल होते हैं या एक आध सब्जेक्ट में फेल होते होंगे। हर एक के फेलियर के स्टैंडर्ड्स अलग हैं। यानी जो बच्चा हमेशा 90% लाता है, उसके लिए 85% लाना भी एक बहुत बड़ा फेलियर है। जो बच्चा मैथ में हमेशा 50 आउट ऑफ 50 लाता है, उसको अगर 48 आउट ऑफ 50 है तो घर में उसकी लग जाएगी, उसके घर में बहुत उसको सुनाएंगे, 2 मार्क कहाँ गए, तू क्या समझता है, 2 मार्क ऐसे ही तू छोड़ देगा तो कैसे चलेगा, तू इंजीनियर कैसे बनेगा, तेरा सपना कैसा पूरा होगा। ये टाइप के सारे बहुत सुनाए जाते हैं। और कुछ बच्चे तो होते हैं, उनके रेड लाइन्स, मेरा भी ऐसे ही कुछ था। हिंदी में हमेशा मेरा रेड लाइन हुआ करता था, और आज भी आप मेरा हिंदी सुनते हो और झेलते भी हो। आपको पता है कि मैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग का क्या मदर सिस्टर करता हूँ। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग में मुझे कभी तक आज तक ठीक से समझ में नहीं आया कि कौन से सेंटेंस में स्त्रीलिंग होना चाहिए, कौन से सेंटेंस में पुल्लिंग होना चाहिए। वो लॉजिक मेरे दिमाग में बैठा ही नहीं है। तो खैर, तो रेड लाइन यानी कि फेल होने वाले रिपोर्ट कार्ड्स जब बच्चे घर लेके जाते हैं, उनका दिमाग में ये नहीं चल रहा होता है कि घर जाके क्या करूं, यानी आगे कैसे मैं ऐसे कैसे काम करूं कि मैं फेल ना हो जाऊं, ऐसे कैसे मैं पढ़ाई करूं कि मैं आगे से पास हूं। वो दिमाग में नहीं रहता है। दैट इज नॉट द थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस कुछ ऐसे रहता है, मम्मी क्या बोलेगी, डैडी क्या बोलेंगे, भैया क्या बोलेंगे,
किस तरह से ताने मारेंगे। फिर कल शायद टीचर मेरी मम्मी को बुलाएंगी और बोलेंगे ये आपकी बेटी जो है ना उसने बहुत ही स्टूपिड है, इसको आप सिखाइए, इसको ट्यूशन रखवाइए। ये टाइप के जो डायलॉग्स होते हैं उनके दिमाग में ये चलते रहते हैं, अरे बाप रे घर पे क्या होगा, कोई बोलेगा निकम्मा है। और कहीं कहीं की बात किसी चीज़ से जुड़ जाती है, तू काम नहीं करती है, तू घर में भी काम नहीं करती है, तू स्कूल जाके भी पढ़ाई नहीं कर रही है, तुम पैसे बर्बाद कर रही हो, पढ़ाई छोड़ दो, बहुत हो गया, 6th तक तुमने पढ़ लिया, अब छोड़ दो, वैसे भी तुम पढ़ के कौन सी चीज़ उखाड़ रही हो। यानी कहाँ की बात कहाँ कहाँ पहुँच जाती है। तो यही सब टेंशन रहता है, और ये सब टेंशन कोप करने के लिए दोस्तों बनाया गया है फिलोसॉफिकल थॉट। फिलोसॉफिकल थॉट मतलब अध्यात्म कह सकते हो, आध्यात्मिक बातें, लेकिन अध्यात्म एक हिंदू ये है, वो एक हिंदुइज्म का फ्लेवर लेके आता है। गलत नहीं है, अच्छा फ्लेवर है। ये सभी बातों से कोप करने के लिए ये सभी टेंशन्स, और दूसरे भी टाइप के टेंशन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी की मौत हो जाती है घर में, किसी के यहाँ अचानक मौत हो जाता है, किसी का यहाँ ब्रेड विनर चला जाता है, कंफ्यूजन, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, बच्चों की पढ़ाई कैसे पूरी होगी, यानी संकट जिसे कहते हैं। संकट कई सारे रूप में आते हैं। किसी के खुद के ऊपर संकट आ जाता है, किसी के अपने फैमिली मेंबर्स पे संकट आ जाता है, सबके ऊपर एक साथ संकट आ जाता है। घर से बेघर कर दिया गया, घर रीडेवलपमेंट में चला गया, सब लोग बेघर, यानी ये टाइप के बहुत सारे संकट हैं। अब संकट से कोप करने के लिए संकट के साथ पहले आप यहाँ पर डील करोगे ना, अपने दिमाग के अंदर, अपने मस्तिष्क के अंदर, कि इसको मैं प्रोसेस कैसे करूं, इसको मैं सोचूं तो क्या सोचूं, इसका इलाज तो बाद में देखूंगा, इलाज करना होगा, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना होगा, या हर एक क्या जैसे इंग्लिश में कहते हैं स्टिमुलस, तो स्टिमुलस यानी कुछ हो रहा है बाहर से, हमें उसका एक रेस्पॉन्स देना पड़ेगा, हर एक स्टिमुलस का रेस्पॉन्स देना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा अपने तरफ से। क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए बनाया जाता है, और उसके लिए ही बनाया गया है, मैं समझता हूं, फिलॉसफी जैसे मैंने कहा अध्यात्म भी कह सकते हैं, लेकिन वो एक फ्लेवर, अलग फ्लेवर लेके आता है, लेकिन वो भी अच्छा है, वो फ्लेवर अच्छा है। तो फिलॉसफी और अध्यात्म, तो फिलॉसफी और अध्यात्म हर एक इसमें कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में थोड़े अलग हैं, और सेक्युलर भी फिलॉसफी होता है, रिलीजियस भी फिलॉसफी होता है, इकोनॉमिक भी फिलॉसफी होता है, इकोनॉमिक फिलॉसफी होता है। फिलॉसफी बहुत जगह पे हो सकते हैं, पॉलिटिकल फिलॉसफी हो सकते हैं। फिलॉसफी की बातें जनरली माना गया है आजकल खास करके, ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब टाइम वेस्ट करने वाली बातें हैं। यार काम करो, जाके काम करो, ये सब फिलॉसफी पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। ऐसा आज का जमाना है, जमाना ही कुछ ऐसा है। आप अपना मन बहला लेते हो, व्हाट्सएप में 2-4 अच्छे फॉरवर्ड्स देख लेते हो, या ट्विटर में जाके कुछ ना कुछ देख लेते हो, या यूट्यूब शॉर्ट्स देख लेते हो, इंस्टाग्राम पे कुछ देख लेते हो, फटाफट रील्स देख लोगे, मन डाइवर्ट हो गया। मन डाइवर्ट हुआ, दुख से डाइवर्ट हुआ, संकट से डाइवर्ट हुआ, लेकिन वो संकट पीछे है। आपके मम्मी पापा से क्या कहोगे, आगे क्या करोगे, ये रेड लाइन्स आए हैं, फेल्ड सब्जेक्ट्स हैं, इसका रिस्पॉन्स क्या है, आप क्या बोलोगे, आपका स्टांस क्या रहना चाहिए। तो स्टांस क्या होता है? स्टांस मतलब इंग्लिश में किस तरह से खड़े रहते हो, किस तरह से खड़े रहते हो, अकड़ के खड़े रहते हो, पीछे हट जाते हो, आगे की तरफ आते हो, आक्रामक तरह का स्टांस है,
जिसको हम फ्रंट फुट पे खड़े रहना कहते हैं। डिफेंसिव स्टांस है, आप डिफेंस खेलते हो, जिसे हम बैक फुट पर खड़े रहना कहते हैं। क्या आप फ्रंट फुट पर खड़े रहते हो? क्या आप बैक फुट पे चले जाते हो? आपका बहुत बड़ा लॉस हो गया। चलिए ये टाइप की बातें करते हैं, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट था, आपने बहुत पैसे डाले, करीब करीब 1 करोड़ डाल दिए। लोन डिसबर्सल हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद आपको आज पता चलता है, आज पेपर में आता है, ये बिल्डर बैंकरप्ट हो गया है, ये प्रोजेक्ट नहीं बनने वाला है। आपका स्टांस क्या है? आप किस तरह से खड़े रहते हो? आप इसे किस तरह से देखते हो? आप अपने आप को किस तरह से संभालते हो? आपके मन में बहुत सारे विचार दौड़ेंगे। कभी ऐसे विचार भी आ जाएगा कि यार अब तो जीना बेकार है, खुदकुशी कर लेते हैं, अरे हम बर्बाद हो गए। विचार गलत नहीं है, इकोनॉमिकली लोग बर्बाद हो जाते हैं। 1 करोड़ बहुत बड़ा रकम है। तो इकोनॉमिकली बर्बाद हो जाना वो एक टाइप का बहुत बड़ा संकट है। अब जब वो संकट हिट करता है ना, लोग फेस कैसे करते हैं? अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग रेस्पॉन्सेस होते हैं। और रेस्पॉन्स भी शॉर्ट टर्म में एक रेस्पॉन्स हो सकता है, लॉन्ग टर्म में दूसरा रेस्पॉन्स हो सकता है। मैं अपनी बात करूं तो वेरी स्ट्रॉन्ग बैड न्यूज अगर मुझे मिलता है, एक तो मेरा रेस्पॉन्स गुस्से वाला होता है, बहुत गुस्से वाला होता है। व्हाट द फक, ये क्या हो रहा है? डर वाला भी होता है, अरे शिट ये क्या हो गया यार, हाय ये क्या हो गया। और एकदम लाउड रिस्पॉन्स, यानी अपसेट कर देने वाला, डरा देने वाला रिस्पॉन्स होता है। बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्स होता है, बिग साइज रिस्पॉन्स। कुछ लोगों का ऐसे नहीं होता है, कुछ लोगों का बहुत क्वाइट रिस्पॉन्स होता है, यानी वो अंदर से टूटते हैं। ऐसे सोचो, वो बाहर की तरफ विस्फोट नहीं करते, वो अंदर की तरफ विस्फोट करते हैं। उनका विस्फोट अंदर होता है, वो सर पकड़ के बैठ जाएंगे, ऐसे बाहर नहीं निकालेंगे, किसी को बाहर देखने नहीं देंगे। थोड़ा बहुत मेरा भी ऐसा भी है, मैं भी ऐसे करता हूं कि कुछ चीजें होती है जो मैं अंदर ऐसे करके बैर कर लेता हूं। अंदर बहुत दर्द हो रहा है, बाहर दिखने नहीं दूंगा, कोशिश करूंगा न दिखे। चीख मुंह से ना निकले, चीख को दबा देना, ये भी एक रिस्पॉन्स है। तो लोगों के अपने अपने हैबिचुअल रिस्पॉन्सेस हैं जब संकट आते हैं। लेकिन संकट के साथ आपको डीलिंग तो करना ही पड़ेगा, आपको कुछ तो करना पड़ेगा जो एक मीनिंगफुल रिस्पॉन्स है। अब मीनिंगफुल रिस्पॉन्स क्या होता है? एक है रिएक्शन। रिएक्शन है कि चीख निकल जाना। चीख निकालने से ज्यादातर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम रहेगा। चीखने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। मुंह से चीख निकल गया, वो रिस्पॉन्स था, लेकिन चीखने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व उसमें हो भी जाते हैं। यानी अगर आपके ऊपर किसी ने रास्ते पे अटैक कर दिया और आपने चीखा चिल्लाया, तो लोग आपकी सहायता के लिए आएंगे, तो वो एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है, वो सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है, एक रिस्पॉन्स हो गया। लेकिन नहीं तो बहुत सारे ऐसे हमारे जो रिस्पॉन्सेस हैं जो सिर्फ एक रिएक्शन है, उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, उससे कुछ होता नहीं है। और हम भी चाहते नहीं है कि उससे कुछ हो जाए। हम सिर्फ एक सरप्राइज या एंगर या गुस्सा या सिर्फ अपने अंदर से प्रेशर रिलीज कर रहे हैं, तो प्रेशर रिलीज करते हैं। लेकिन प्रेशर रिलीज करने के बाद रेस्पॉन्स, वो जो पहले चोट लगती है, वो चोट लगने के बाद, उसको ग्रहण करने के बाद, उसको अंदर अब्जॉर्ब करने के बाद आपका जो रिएक्शन होता है वही आपका रेस्पॉन्स नहीं होना चाहिए और नहीं हो सकता है। आपका जो रिएक्शन है वो एक इनिशियल था, लेकिन रेस्पॉन्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला रेस्पॉन्स होना चाहिए, जिससे एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए या प्रॉब्लम के ऊपर हम
कुछ मीनिंगफुल करें, ऐसा रिस्पॉन्स होना चाहिए, करेक्ट। प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करोगे? कुछ तो करना पड़ेगा। या फिर आप कहोगे ठीक है प्रॉब्लम है, ऐसा ही है, अब मैं क्या करूं। कुछ ऐसे भी यानी क्राइसिस आ जाते हैं जहां पर वही सही रिएक्शन है, वो सही रिएक्शन ही रिस्पॉन्स है। ओके, तो यानी कि आपका बहुत बड़ा भयंकर लॉस हो गया। अब उसको रेस्पॉन्स देके बैठोगे, वो आपके 50 लाख रुपए चले गए मतलब चले ही गए। अब उस 50 लाख के पीछे अपनी सारी जिंदगी आप अगर उसके पीछे भागते रहोगे, अपना लाइफ उसके पीछे डाल दोगे, तो वो गलत होगा। क्योंकि आपके लाइफ में कुछ हो रहा है, आप नौकरी कर रहे हो, आपने शादी किया हुआ है, नई शादी है, बच्चे होने वाले हैं, तो वो ट्रैक पकड़ के रखना है आपको। ट्रैक छोड़ दोगे तो गए काम से। वो पैसे 50 लाख लॉस हो गया, अबे हो गया यार, सेटबैक हो गया तो हो गया यार। लाइफ है ना, सांप सीढ़ी का खेल है, कभी सीढ़ी तो कभी सांप। हमारी कोशिश ये रहती है कि सीढ़ी बड़ी हो और सांप छोटी हो, उठना बड़ा हो और गिरना छोटा हो। ये हमारा हमेशा कोशिश लगा रहता है, हर किसी का। लेकिन सांप सीढ़ी का खेल है। आप जानते हो कि एकदम 99 पर पहुंच के ब्रर करके सीधा नीचे आ जाओगे सांप सीढ़ी खेलने के टाइम, होता है। तो इस सांप सीढ़ी के खेल में काम आता है फिलॉसफी। साइकोलॉजी भी काम आता है। साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान, वो भी काम आता है। उसके बारे में सोचना, थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लेना कि भाई मानवता के इतिहास में क्या हुआ है, मेरे साथ जो हो रहा है ये पहले भी हुआ होगा लोगों के साथ। मैं अकेले नहीं हूं। परिजनों का मौत हो जाता है, रिलेटिव्स का मौत होता है, तो अपने आप को संभालना पड़ता है। और संभालने का सबसे अच्छा तरीका ये है, याद रखो कि ये आपके साथ भी होने वाला है। आज आपके परिजन गए, किसी दिन आगे के कल में आप भी ऐसे ही जाओगे और लोग आपके ऊपर शोक मनाएंगे। तो जब आपको ये याद आता है तो ठीक है, तो फिर एक सेंस ऑफ बैलेंस आता है। या फिर ये भी आता है, हर किसी के पिताजी, हर किसी के माताजी, हर किसी के भाई, हर किसी के बहन, कोई ना कोई तो जाते रहता है हर समय, हर साल। इतिहास की शुरुआत से, जब से इंसान अपने आप को इंसान माना, जब से कुछ बंदरों ने या बंदर टाइप के जानवरों ने अपने आप को इंसान माना और इंसान की तरह देखने लगे और कुछ ऐसे समझने लगे कि हम जानवरों से कुछ बेहतर हैं, तब से लेके आज तक मरना तो हमेशा हुआ है। और हर किसी का नुकसान कुछ ना कुछ हुआ है। कभी हाथ कट जाते थे, कभी पैर कट जाते थे, कभी शेर ने आक्रमण कर दिया, कभी शेर तुम्हारे इकलौती भैंस को लेके गई, कभी मगरमच्छ इकलौती भैंस को लेके गई या लेके गया, कभी किसी पे पेड़ गिर गया, कभी यानी गरीबी का आ जाना, महारोग का आ जाना वगैरह वगैरह, महामारी, कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है। तो आप जब उसे पर्सपेक्टिव में एक बार देखोगे तो कुछ अपना बैलेंस संभाल सकते हो। तो बैलेंस संभालने के लिए साइकोलॉजी, फिलॉसफी, हिस्ट्री, इतिहास बहुत काम की चीज है। तो दोस्तों, लेकिन फिलॉसफी धर्म को छोड़कर, यानी धर्मिष्ठ फिलॉसफी बहुत चलते हैं। गीता के ऊपर बहुत सारी चर्चाएं होती भी होंगी, मंदिरों में चर्चा होती होंगी। मैं पहले बहुत अटेंड करता था, गीता ज्ञान यज्ञ वगैरह वगैरह। चिन्मयानंद के बहुत सारे गीता ज्ञान यज्ञ अटेंड किए हैं और अच्छे, उसमें ख्यालात भी अच्छे ही हैं, यानी काम आने वाले फिलॉसफीज हैं। आप ये सब पढ़ते हो, कुरान भी पढ़ते हो, यानी
आजकल ये बहुत हिंदू वर्सेस मुस्लिम सब चल रहा है, लेकिन उनकी भी अपनी फिलॉसफी है और वो फिलॉसफी में काफ़ी कॉमन फैक्टर्स भी हैं। ऊंचे उठाने वाले बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि आजकल इसके ऊपर कहीं डिस्कशन होता ही नहीं है। कहीं पर भी मैंने नहीं देखा है, होता होगा अगर तो मुझे बता दीजिए। मैंने बहुत कम देखा है कि फिलोसॉफिकल प्रश्नों को प्रश्न के तरह से लिया जाए। अब दोस्तों, प्रश्नों के बारे में मुझे कुछ कहना है। हर प्रश्न का उत्तर नहीं होता है और नहीं दिया जाना चाहिए, और ऐसे हमें ढोंग नहीं करना चाहिए कि हर प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। अगर कोई मेरे पास आए और कहे क्रिश दुनिया का सर्जन कैसे हुआ, तो मैं कहूँगा यार साइंटिफिक थियरीज तो बहुत सारे हैं, मैं भी उन्हीं में मानता हूँ। बिग बैंग थियरी था, दुनिया का सर्जन हुआ, फिर इवोल्यूशन हुआ। डार्विन ने जिस तरह से कहा है कि पहले छोटी छोटी मछलियाँ बनी, वो बड़ी बड़ी मछलियाँ बनी, फिर एक परभक्षी बने, फिर वो चढ़ते चढ़ते चलते चलते ज़मीन पर आए, थोड़े 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 मिलियंस ऑफ साल, मिलियंस ऑफ ईयर्स में धीमे धीरे वो बढ़ते गए, प्रगति करते गए, प्रजाति बनते गए अलग अलग, और प्रजाति बनते बनते बंदर टाइप के, जिसको प्राइमेट बोलते हैं, वो हुए और इंसान हुए। लेकिन आप अगर मुझसे कह रहे हो नहीं सर्जन कैसे हुआ, तुम मुझे ये बताओ, यानी आप कह रहे हो ये प्रश्न है, ये सवाल है, ये सवाल को जवाब से मार दो, ये सवाल की हत्या कर दो, ये सवाल को रहना ही नहीं चाहिए, उसका जवाब ही होना चाहिए। ओनली द क्वेश्चन हैज अ राइट, ओनली द आंसर हैज अ राइट टू एग्जिस्ट। ऐसे अगर आप कहते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ऐसी मान्यता है कि सवाल को अनआंसर्ड मत छोड़ो, सवाल का जवाब दे दो। मैं चाहता हूं कि लोग सोचें कि सवाल को सवाल ही रहने देना चाहिए, और जरूरी नहीं है कि सवाल का जवाब कोई एक इंसान दे दे। हाँ, सवाल के जवाब ढूंढने में, सवाल के जवाब के बारे में चर्चा करने में हमारा ग्रोथ होता है, पर्सनल ग्रोथ होता है। हम अपने आप को समझते हैं, हम दुनिया को समझते हैं। इसलिए सवालों के लिए मैं ये स्थान बना रहा हूँ। मुझे कुछ डिस्कशंस करने हैं, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगेगा, मैं स्पेसिफिक्स पे हमेशा बात करता हूँ, लेकिन अब मैं एब्स्ट्रैक्ट पर बात करना चाहता हूँ। थोड़ा बहुत मोटिवेशनल भी लगेगा शायद कभी कभी। सवालों का स्पेस ये होगा मेरे दोस्त, मुझसे सवाल करो, हम सवालों की बात करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त कृष देवबन नक्सल।